बट ऐसा केस कभी नहीं हुआ आज तक। जेफरी डामर का केस सिर्फ और सिर्फ लड़कों से अट्रैक्ट होता था। उसने 17 यंग लड़कों को मारा, स्ट्रैंगुलेट करा, उनकी बॉडी एसिड में डाल के गलाने की कोशिश करी कि घर से बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स, फ्रिज में स्केलेटन हेड, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, पैकेट्स में ह्यूमन मीट, ये सारी चीज़ें रिकवर हुई थी। सो इसमें 10 मेंबर्स थे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। एंड धीरे धीरे करके इनके घर के मेंबर्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो 2002 में जो इस घर की सबसे ओल्ड विमेन रहती है उनकी डेथ हो जाती है, अनकॉन्शियस होती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया, सो अब हम इसे नहीं बचा पाए, इन्हें नहीं बचा पाए। फिर उनके जो हस्बैंड थे की भी सडनली डेथ हो जाती है, इनका बेटा रॉय, एंड इसकी भी डेथ हो जाती है। घर की सबसे छोटी फैमिली मेम्बर जो कि सिर्फ 2 साल की थी, एल्फाइन नाम था इसका, उसकी डेथ हो जाती है। सब बहुत दुखी होते हैं, उनको ये लग ही रहा था कोई श्राप लग गया है घर में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि हमने इससे पहले वाले एपिसोड में वादा करा था आपसे कि अगर आप कहोगे तो हम पार्ट 2 ज़रूर करेंगे दीक्षा जी के साथ। तो वापस से हम आ गए हैं पार्ट 2 लेकर। और जिनको नहीं पता, जो पहली बार एपिसोड देख रहे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी एपिसोड नहीं है। दीक्षा जी जो हैं वो एक एजुकेटर है और एक कंटेंट क्रिएटर हैं। ये फॉरेंसिक के अराउंड बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं ताकि वो अपनी ड्रीम जॉब ले पाएँ। पर ये खुद भी स्टडी करते रहते हैं और ये ऐसे ट्रू क्राइम केसेस हमारे लिए लेकर आए थे पहले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी, जिनको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और क्योंकि आपको ऐसे टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। पर फिलहाल स्वागत करते हैं दीक्षा जी का दोबारा से। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच अगेन, वेरी हैप्पी टू बी हियर, इट्स माय ऑनर। तो हम तो देखो पहले एपिसोड के बाद थोड़ा सा हिल गए थे और हम प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। तो हम वेट नहीं कर पा रहे कि आप और थोड़ा बताओ हमें कि और किस तरीके की चीज़ें हो रही है हमारे आसपास। बिल्कुल। सो जब मैंने प्लान करा था कि बहुत सारे, क्योंकि फोरेंसिक्स इतना बड़ा है और केसेस इतने सारे हैं कि एक वीडियो पे कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल। करेक्ट। और इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग केसेस और हैं जिनको आप सुनोगे तो अगेन बिलीव नहीं कर पाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई मूवी एपिसोड है, कि कोई अनरियल फिक्शनल चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दृश्यम ही चल रही है, मतलब एक तरीके वैसे आप जैसे इतने सारे केसेस देखते रहते हो, इंडिया में ये सब हो रहा है, बाहर के भी देखते होगे कि भाई बाहर क्या क्या चल रहा है। तो इंडिया में जो केसेस आ रहे हैं वो और ज़्यादा वर्स हो रहे हैं डे बाई डे, बाहर से कंपेयर करें तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर कंपैरिजन करें तो दोनों जगह ही सेम हो रहा है। इंडिया में भी वर्स होते जा रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, और बाहर भी ऐसा ही हो रहा है। वो भी बचना चाहते हैं क्राइम करके, सो वो भी प्लानिंग करते हैं प्रॉपरली एंड वो कोशिश करते हैं कि वो भी ना पकड़े ना जाएं बेसिकली। सो वो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी अपग्रेड हो रहे हैं और इंडिया के क्रिमिनल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो वो इक्वल है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो अनरियल हैं विदेश के और बिल्कुल पागल कर देने वाले। इतने स्मार्ट कैसे होते हैं क्रिमिनल माइंड? आपने पढ़ा इस चीज के बारे में? क्रिमिनल माइंड स्मार्ट नहीं होते हैं, वो दूसरों की तरह ही रहते हैं। अगर अनलेस उनका कोई साइकोलॉजिकल इशू ना है तो वो एक नॉर्मल इंसान ही होता है। बस वो जिस सिचुएशन में पड़ गया या फिर जो उसका, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पैसा हो, इस सब चीज़ों के पीछे पड़ गया और उसने कोई क्राइम कर दिया, तो उसको कंसील करने का स्टेप रहता है सिर्फ कि अब मुझे पकड़ा नहीं जाना है। उसके बाद जो भी खुराफात उनके दिमाग में चलती है उससे ये सारा कुछ स्टार्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय नेचर ही क्रिमिनल होते हैं, वो बचपन से ही बड़े डिफरेंट होते हैं, है ना, और वैसे ही बड़े होते हैं। साइकोलॉजिकल एंगल है। जैसे कि मैं अगर आपको विदेश की एक बात बताऊं तो एक बहुत ही, हालांकि पुराना केस है बट ऐसा केस कभी नहीं हुआ आज तक, जेफरी डामर का केस। सो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों से अट्रैक्ट होता था। उसने 17 यंग लड़कों को मारा, स्ट्रैंगुलेट करा, उनकी बॉडी एसिड में डाल के गलाने की कोशिश करी। एंड ये केस है नेक्रोफीलिया का। और एंड बेसिकली नेक्रोफीलिया ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो डेड बॉडी होती है वो अराउज करती है, और इसके अलावा कैनिबलिज्म का भी। तो वो जितने भी बच्चों को या लड़कों को मार रहा था वो रैंडम प्लेसेस में मिलता था, गे बार्स में मिल जाता था, या फिर किसी टैक्सी स्टैंड पे किसी को लिफ्ट देने के लिए लड़कों को वो ऑफर करता था। एंड वो सेफ फील करते थे ऑफ कोर्स। कोई भी फर्स्ट प्लेस पे ये नहीं सोचेगा कि इनके साथ ऐसा क्या हो सकता है। सो वो ऐसे कन्विंस करता था, अपने साथ लेके जाता था, हेल्प करने की कोशिश करता था, एंड अल्टीमेटली उनको स्ट्रैंगुलेट करके मार के वो उनको पका के खाता भी था। जब उसको पकड़ा गया तो वो 31 ईयर्स का था सिर्फ, बहुत चार्मिंग, हैंडसम। सो किसी को भी ऐसे देख के नहीं लगता था वेल एजुकेटेड, पर वो बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग बहुत चैलेंजिंग रही। सो हमेशा
माँ बाप झगड़ा करते रहे, है ना, माहौल बहुत ख़राब रहा। तो खैर वो सिजोफ्रेनिया से भी जूझ रहा था, है ना, सिजोफ्रेनिया था, साइकोसिस था, तो उसको मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स थे। अच्छा। जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। वो डेड बॉडीज़ को स्टोर करता था। उसके घर में बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स थे जिसमें वो डेड बॉडीज़ को डाल के गलाता था। और बचपन में भी वो ऐसे ही करता था। जब वो छोटा था तो कहीं जंगल में खेल रहा है तो वो जानवरों को, कैट्स के बच्चे, बर्ड्स को ऐसे ही करता था कि उनको मार देता था, फिर उनको डिकम्पोज होते हुए देखता था, उनको एसिड में गलाने की कोशिश करता था। उसके जो पापा थे वो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो उसको वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और वो बचपन से ऐसे करता था। बड़े होने के बाद वो ह्यूमंस में शिफ्ट हो गया, अपने लव इंटरेस्ट पे शिफ्ट हो गया। अच्छा। सो ये 17 सीरियल किलिंग्स बहुत ही लंबे समय 1978 से शुरू हुआ, 1990s तक ये चलता रहा। एंड इसका कब पता चला, क्योंकि बहुत पहले का टाइम था तो बहुत एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, बट एक लड़का इसके चंगुल से भाग गया और वो भाग के पुलिस के पास गया और उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस को पता लगा कि ये इतना बड़ा केस है। वो बहुत टाइम से सीरियल किलर को पकड़ रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, सर्च कर रहे थे इस सीरियल किलर को कैसे भी पकड़े, क्योंकि 17 डेथ्स बहुत बड़ा नंबर होती है। करेक्ट। सो उन्होंने फिर उसे पकड़ा। जब उसको पकड़ा तो उसके घर से बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स, फ्रिज में स्केलेटन हेड, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, पैकेट्स में ह्यूमन मीट, ये सारी चीज़ें रिकवर हुई थी। तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ही क्रेजी केस है ये। इंडिया में भी ऐसे ही केस है निठारी का। सो ये भी कैनिबलिज्म। सो यही है कि अगर हम कंपेयर करें, चाहे इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, जो मेंटली अनस्टेबल हैं या जो मेंटली सिक हैं, पैरानोया, सिजोफ्रेनिया, सो वो इस तरीके के स्टेप्स ले लेते हैं या फिर इस तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये जो इस तरीके का केमिकल होता है जो बॉडी गला ही देता है पूरी या डिसॉल्व कर देता है, तो फॉरेंसिक पकड़ पाता है उस चीज को कि Yes. जब वो डिसॉल्व हो चुकी है पूरी बॉडी, फिर ही पता लग जाता है किसका है क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो बहुत जल्दी नहीं गलती। इवन जो बोन्स होती हैं उनमें जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है। एसिड से भी बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि 1 मंथ में 2 मंथ में, कई ईयर्स लगते हैं। और इवन अगर हम ज़मीन में दफना रहे हैं बॉडी, तो वो तो स्केलेटन फॉर्म में हमेशा रहता है। सो चाहे कितना भी स्ट्रांग एसिड क्यों ना हो, बोन्स को, टीथ्स को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जो हमारा फ्लश है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो और पर बोन्स अगर है, टीथ्स हैं, तो डीएनए तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, बोन मैरो से, टीथ के पार्ट से, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है किसकी बॉडी है, एज क्या रही होगी, तो ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। आप बता रहे थे कि जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हर एक क्राइम सीन पर एक मूवी बन जाए। सिमिलरली दृश्यम से इंस्पायर होके किसी ने ऐसा ही ट्रू क्राइम करा था, वो क्या केस है, थोड़ा बताओ। ये केस ना 2015 का है और छत्तीसगढ़ का है। सो इसमें क्या होता है कि एक बहुत पावरफुल पर्सन, 4 यूनिवर्सिटीज़ का मालिक, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेज, डिफरेंट BSCs के कॉलेज, इन सब का मालिक था। उसका बेटा, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली, रायपुर भिलाई में इनके चेन्स थे यूनिवर्सिटीज़ के। सो इनका एक बेटा था, वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मतलब वो घर से बोल के निकलता है कि मैं आ जाऊँगा, मैरिड, बच्चा। सो वो घर से बोल के निकलता है मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बट वो रात तक नहीं आता। बट उसका टेक्स्ट आ जाता है कि ठीक है, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, बिज़ी हूँ, आज तो लेट हो जाएगी आने में, मैं कल आऊँगा। तो फैमिली वाले रिलैक्स हो गए, ठीक है मैसेज आया है, अब कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। नेक्स्ट डे भी वो नहीं आता। सो अब क्या करते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे तो वो डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करते हैं, बोलते हैं हमारा जो बेटा है वो मिसिंग है। सो पुलिस मिसिंग कंप्लेन फाइल करती है और सर्च शुरू करती है। अब कोई क्लू नहीं मिल रहा और जो नंबर ट्रैक कर रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। सो नंबर ट्रैक करते 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 गए। सो एक सेक्लूडेड प्लेस है एयरपोर्ट के पास, गाड़ी अबैंडन्ड हालत में मिलती है जिसको वो लेके निकला था। अच्छा। वहाँ तक जाके सिग्नल आना बंद, जस्ट लाइक दृश्यम में भी ऐसे ही हुआ था। सो गाड़ी अबैंडन्ड मिली, आसपास कोई नहीं था और फ़ोन का सिग्नल भी वहीं जाके बंद हो रहा था। तो अब पुलिस फिर से क्लूलेस की अब यहाँ से हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि गाड़ी मिल गई, बॉडी नहीं मिली। अब पुलिस को ये लगा कि अब ये केस अपग्रेड हो चुका है, ये किडनैपिंग का नहीं रहा, तो हो सकता है कि मर्डर हो या फिर अनआइडेंटिफाइड सिचुएशन थी। इसके बाद पुलिस ने और सर्च करने की कोशिश करी कि किससे किससे बात करता था, फ्रेंड्स, और वो अपनी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर भी था, तो जिनसे वो फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में रहता था, उसके एम्प्लॉयज़ और उनके फ्रेंड्स, सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। बट लास्ट कॉल 1-2 नंबर की थी, तो वो उसकी एक एक्स एम्प्लॉय थी
किमसी जैन उसका नाम था। सो उसने बाद में शादी कर ली और फिर उसका भी एक बेबी हो गया। सो बट लास्ट कॉल उससे थी, पुलिस ने उस पर ज़ीरो इन किया और उससे बात करी तो उसने बोला हाँ मेरी बात हुई है, बट नॉर्मल बात हुई और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि उनके डिसअपियरेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। और एक और नंबर था जो कि उसके हस्बैंड का था, तो उसने भी बोला कि हाँ मेरे से भी बात हुई थी और हमारे बीच थोड़ी टेंशन ज़रूर थी, लेकिन मुझे नहीं पता डिसअपियरेंस का। जो लड़की थी उसके फ़ोन का जो लोकेशन है वो घर का ही था। पुलिस को लगा कि फर्स्ट प्लेस पे यही उससे कांटेक्ट में थी क्योंकि वो उसकी एक्स एम्प्लॉय थी यूनिवर्सिटी की, एचआर डिपार्टमेंट में थी। जब और अदर एम्प्लॉयज़ से बात की तो ये पता चला कि जब वो वहाँ जॉब करती थी अपनी शादी से पहले तो इनका अफेयर था। ये जो डायरेक्टर का बेटा था, जो कॉलेज ओनर का बेटा था, जो डायरेक्टर था, उसका अफेयर अपनी एचआर से था। फिर बाद में शादी नहीं हुई तो इन्होंने अपने अलग अलग शादी कर ली, बट फिर भी कॉन्टैक्ट में थे। अब ये स्टोरी पता चली तो पुलिस को लगा कि सस्पेक्ट मेन हमारी ये विमेन ही है, किमसी जैन जो एचआर थी, उसका लोकेशन घर का। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब तो और क्लू नहीं मिल रहा, जब वो घर में ही है तो और कोई कनेक्शन हो नहीं सकता। अब इसके बाद और सर्च होनी शुरू हुई। फिर डायरेक्टली जब ये पता चला कि जो विकास जैन है, अभी जो विकास जैन था किमसी जैन का हस्बैंड, वो जो डायरेक्टर पर्सन था उसका क्लासमेट भी था एक टाइम पे। अच्छा। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है क्या पता इनका कुछ आपस में झगड़ा हो जो कि इसकी वाइफ को पता ना हो, किमसी को ना पता हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टाइम पे वो डेट कर रहे थे। सो उसका जब मोबाइल ट्रैक किया तो एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ उनको पता चली कि जो लोकेशन विकास जैन की थी वही लोकेशन उस डायरेक्टर अभिषेक की भी थी। उस डायरेक्टर पर्सन का नाम अभिषेक था। तो अभिषेक और विकास का लोकेशन साथ साथ में, एज इफ वो सेम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। अच्छा। सो पुलिस ने फिर उसको पकड़ा और उससे अच्छे से पूछताछ करी। बहुत टाइम तक वो मना करता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हाँ मैं उससे मिला था लेकिन मुझे नहीं पता। तो जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती की तो फिर उसने सच बता दिया। उसने बोला कि हाँ मैं उसकी गाड़ी छोड़ने एयरपोर्ट तक गया था, उसका फ़ोन लेके गया था भटकाने के लिए कि ये लगे कि हाँ ये खुद ड्राइव कर रहा है, बट इस चक्कर में वो अपना फ़ोन ऑफ करना भूल गया। और उस टाइम पे वो उसका फ़ोन भी, अभिषेक का फ़ोन भी ऑपरेट कर रहा था ताकि घर वालों को टेक्स्ट कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं आज नहीं आ पाऊँगा, ताकि घर वालों को लगे कि अभी तक तो सेफ है वो पर्सन। इसके बाद फिर उसने बोला कि हाँ मैंने वो गाड़ी छोड़ी, उसका फ़ोन वहीं पे डिस्ट्रॉय करा और मैं घर वापस आ गया। सो एक्चुअली में ये हुआ था कि ये जो किमसी जैन है इसको वो बहुत परेशान कर रहा था कि तुम अभी भी मुझसे बात करो, शादी के बाद भी, बच्चे के बाद भी। तो वो चाहता था कि कोई ना कोई मेरा कनेक्शन बना रहे और उसके पास कुछ फ़ोटोज़ भी थी। अच्छा। उस एचआर पर्सन की, किमसी जैन की। सो वो उसके बेसिस पे उसको बहुत परेशान कर रहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने खुद ही अपने हस्बैंड को बता दिया कि ऐसा ऐसा मैं जब जॉब करती थी तो मैं डेट कर रही थी, अब वो मुझे परेशान कर रहा है, जबकि मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। सो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है उसका हस्बैंड, और वो फिर उससे बदला लेने की सोचता है कि वो मेरी वाइफ को इतना कैसे परेशान कर सकता है। फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है एक काम करो तुम उसको मिलने बुलाओ हमारे घर। तो वो कॉल करती है, वही लास्ट कांटेक्ट जो इनके बीच हुआ था अभिषेक और किमसी के बीच, कि हाँ आप मिलने आ जाओ। वो कहती है कि ठीक है बैठ के बात सॉल्व करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी बात बता दी है, सारे मिल के बैठ के ये सोल्यूशन निकालेंगे एंड इस चीज़ को ठीक करते हैं। तो वो मिलने आता है। तो तभी वो अपने घर से निकलता है ये बोल के घर वालों को कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसको लगता है कि जाऊँगा, बातचीत करूँगा, फिर आ जाऊँगा। पावरफुल था तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उसकी कि मेरा कोई क्या ही कर लेगा। तो जैसे ही वो घर जाता है अचानक से किमसी का हस्बैंड और उसके मामा दोनों मिलके रॉड से उस पर अटैक करते हैं सर पे। एंड उसके बाद फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर ये मेक श्योर करते हैं, उस पर बहुत वार करते हैं उस रॉड से एंड चाकुओं से भी उस पर वार करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये अब डेड है। जैसे उसकी डेथ हो जाती है, उन्होंने पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी अपने गार्डन में। उन्होंने 6 फीट डीप गड्ढा पहले ही खोद के रखा था कि हम इसको मारेंगे और यहाँ पे गाड़ देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे उसको दफना दिया, ऊपर से नमक डाला कि जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो ताकि हमारा पीछा जल्दी छूटे। उसके बाद फिर उसके ऊपर उन्होंने गोभी लगा दी। तो जब पुलिस को कुछ महीनों बाद ये चीज़ डिस्कवर हुई कि हाँ उसने कन्फेस करा, तो वो गोभी के पौधों के नीचे 6 फीट डीप डिकम्पोज्ड बॉडी स्केलेटनाइज्ड फॉर्म पे उन्होंने रिकवर करी। स्केलेटन बन चुका था, बिल्कुल स्केलेटन बन चुका था। उसका डीएनए लिया और वो जो ओनर था, यूनिवर्सिटी ओनर था, उससे मैच करा, एग्जैक्ट मैच था। तो ये पता था कि हाँ ये अभिषेक की ही बॉडी है।
एंड उसके बाद फिर ये जो पूरा का पूरा केस है उसमें उस विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट था, किमसी का, बट कोई डायरेक्ट उसमें एविडेंस नहीं था क्योंकि वो अपने घर पे ही थी। एंड उसका जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को बचा भी रहा था कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये करा। सो एट द एंड उसने कन्फेस करा, फिर उसके बाद फिर उसने ये भी कन्फेस कर लिया कि मैंने गाड़ी छोड़ी। सारी चीज़ें कंप्लीट पिक्चर बनी, फिर जाके उसको अरेस्ट किया गया। तो ये जो क्राइम है ना, पुलिस इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो उस टाइम पे दृश्यम आई थी, 2015 का केस है। तो दृश्यम पुलिस ने बार बार देखी क्योंकि उसमें भी ऐसे गाड़ी ले जाके उसने छोड़ी थी दूसरी जगह। तो पुलिस को यहाँ से आइडिया लगा कि हाँ, हो सकता है कि जिसने या तो उसको किडनैप कराया, जो मर्डर कराया, उसने ही ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ी है और वहाँ से वो गया है। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। एक अक्षय कुमार की भी मूवी थी स्पेशल 26, पुलिस वाले वो भी देख रहे थे क्लू लेने के लिए कि कैसे कोई क्राइम कर सकता है, या फिर अगर इनका कोई, क्योंकि पहले से था कि पावरफुल पर्सन है, पैसे वाले हैं, तो हो सकता है कि पैसों के लिए भी किसी ने उसको किडनैप करा हो। तो ये था ये पूरा केस जो बाद में बिल्कुल दृश्यम लाइक एक्सपोज हुआ। अभी वो अरेस्ट हो गए सब। मूवी से इंस्पायर बहुत हो रहे हैं ऐसे लोग, वेब सीरीज से, मूवी से जो नई नई आ जाती हैं क्राइम वाली। सो क्रिमिनल्स तो इंस्पायर हो रहे हैं, बट पुलिस वाले भी अब एज ए इंस्पिरेशन देखने लगे हैं कि हाँ, ये वेब शो ऐसे चला, फिर पुलिस वालों ने ऐसे स्टेप लिया, तो वो उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। मैम, वैसे आपके साथ कैसे इंटरेक्शन होते हैं लोगों के, सिंस लोगों को पता है कि आप फोरेंसिक्स में हो और आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो लोग कैसे क्वेश्चन आंसर्स कुछ आपको क्रेजी कुछ पूछते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में सच में पता लग जाता है कि डेथ क्यों हुई है। कई लोग पॉइजन का नाम लिख के पूछते हैं कि अगर ये पॉइजन कोई किसी को दे दे तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि यही वाला पॉइजन है, कब दिया, कितने अमाउंट में दिया। तो ये कमेंट्स देख के मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि इतनी हिम्मत है इनकी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये पॉइजन देने से क्या पता लग जाएगा, पोस्टमार्टम में क्या होता है, पोस्टमार्टम में पता लग जाएगा क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आंसर नहीं करती, बट हाँ, फोरेंसिक्स में चाहे कोई भी पॉइजन हो, कोई भी मेथड से किसी को मारा गया हो, वो सब कुछ पता लग जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और विसरा एग्जामिनेशन में। इवन ये भी पता लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी पॉइजन की दी गई, कौन कौन से इंटरवल में दी गई, और अगर कोई लंबे समय से किसी पॉइजनिंग का शिकार है तो वो पूरा का पूरा डेटा बॉडी में स्टोर हो रहा है, हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में, कि इतने ईयर्स, इतने मंथ से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन के कांटेक्ट में भी अगर कोई आ रहा है या कोई स्लो पॉइजनिंग हो रही है तो वो भी फोरेंसिक ट्रैक कर सकता है। एक ऐसे ही केस मैं आपको बताती हूँ पॉइजनिंग से रिलेटेड। सो ये भी केस केरला का है, एक हमने केरला का केस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो केरला में कोडाथाई एक प्लेस है जहाँ पे थॉमस फैमिली रहती थी। सो इसमें 10 मेंबर्स थे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, एंड धीरे धीरे करके इनके घर के मेंबर्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। 2002 से ये सिलसिला शुरू होता है और हर कुछ साल में किसी ना किसी एक पर्सन की डेथ हो रही है, जो काफ़ी स्ट्रेंज है। स्टार्टिंग में स्ट्रेंज नहीं लगती, तो ये स्टार्ट होता है 2002 में। सो 2002 में जो इस घर की सबसे ओल्ड विमेन रहती है उनकी डेथ हो जाती है, और बिल्कुल सडन डेथ, कोई बीमार नहीं, कुछ उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। सडनली बीमार होती है, बाहर से घूम के आती है, पानी पीती है एंड बीमार हो जाती है, अनकॉन्शियस होती है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया। सो अब हमें से नहीं बचा पाए, इन्हें नहीं बचा पाए। सो फैमिली भी दुखी होती है, सोचती है हाँ, एज थी तो हार्ट अटैक्स तो बहुत कॉमन है अब। सो उन्होंने क्या करा, उनको फिर दफना दिया, सब कुछ नॉर्मल था। 2002 के फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों के बाद, फिर उनके जो हस्बैंड थे, इनका नाम था अन्नम्मा थॉमस, ठीक है, इनके हस्बैंड थे टॉम थॉमस। सो इनकी भी सडनली डेथ हो जाती है, कोई बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री नहीं। अपने रूम में बैठे हुए थे, अचानक से उनको ख़राब लगता है, वो अपने बेड से गिरते हैं, फैमिली वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आ गया एंड इनकी डेथ हो गई, नेचुरल कॉजेज़। सो फैमिली वालों को लगता है कि ठीक है, इनकी वाइफ, हमारी मदर गुजर गई, फिर स्ट्रेस भी काफ़ी रहा होगा और एज भी थी। सो जब कोई ओल्ड एज पर्सन होता है तो यूजुअली घर वाले सोचते हैं कि हाँ, नेचुरल कॉजेज़ से, हार्ट अटैक बोलने से तो सब नॉर्मल मानते हैं। सो हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो इनकी भी ग्रेव अन्नम्मा थॉमस के बाजू में बना के उनको भी दफना दिया। अब इसके कुछ सालों के बाद शॉकिंगली इनका बेटा था रॉय। सो अन्नम्मा, टॉम, इनका बेटा रॉय। सो इनकी भी सडनली तबीयत ख़राब होती है एंड इसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे ही खाना खाया, पानी पिया, सर चकराया, बेहोश हुआ, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया और इसकी डेथ हो गई। ये कितने सालों में हो रहा है, कितने साल का गैप आ रहा है? पहले 4 इयर्स का गैप था, फिर 3 इयर्स का गैप था। सो ये 2002 से लेके 2016 तक इस फैमिली में 6 डेथ्स होती हैं
काफ़ी लंबा स्पैन था. सो इनिशियली ना ये टाइम ज़्यादा था, 2002, फिर 2008, फिर 2006. सो धीरे धीरे करके ये फ्रीक्वेंट होने लग गया. सो जब इनके बेटे की डेथ हुई जिसका नाम था रॉय, सो घर वाले परेशान हो गए क्योंकि ये तो यंग था, ओल्ड एज भी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड बीमारी की हिस्ट्री भी नहीं है. सो ये जो अन्नम्मा थॉमस थी, ये विमेन, उनका भाई था मैथ्यू, अंकल मैथ्यू सब कहते थे. उनको यहाँ पे बहुत फिशी लगा. उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कराएंगे क्योंकि अनरियल लग रहा है. बेटे की कराएंगे अब. हाँ, बेटे की कराएंगे क्योंकि उनको लगा कि एज है, हार्ट अटैक आ गया. पर बेटे को तो ऐसे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, यंग है, बीमारी कोई नहीं थी, हेल्दी था. सो फैमिली वाले अपोज करते हैं. अब इनके घर की 2 बहुएं थी, सिली थॉमस, जॉली थॉमस, जॉली अम्मा थॉमस. सो इनका कहना था कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे. इनका था कि बॉडी काटेंगे, पीटेंगे, हम ये नहीं चाहते. ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, हो सकता है कि हमारे घर को किसी की नज़र लग गई, कोई श्राप लग गया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं. बट ये जो अंकल मैथ्यू थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तो होगी. उन्होंने फोर्स करके पुलिस वालों को इन्फॉर्म करा, डॉक्टर्स को बोला कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होनी चाहिए. सो फैमिली वाले बोल रहे हैं तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ. अब इसका रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था. जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ट्रेसेस ऑफ पॉइजन पाए गए उसके पेट में, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स में. सो अब ये अच्छे से नहीं हुई थी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. ये गलती डॉक्टर्स की भी है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा पॉइजन, कितने अमाउंट का पॉइजन, और जो साइंस थे उनको इग्नोर करा. अनआइडेंटिफाइड मटेरियल्स थे. पुलिस ने कुछ सालों तक इन्वेस्टिगेट करा बट कोई रिजल्ट नहीं आया ना, इस वजह से उन्होंने इस केस को ड्रॉप कर दिया. चल रहा था बट कोई शक नहीं हो रहा था. पता चल गया था पॉइजन तो दिया हुआ है. ट्रेसेस ऑफ पॉइजन है. बट वैसे जब यूजुअली हार्ट अटैक होता है, जिस इस तरीके से अगर मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता क्या? क्योंकि वो तो हर डेथ का के बाद किया जाता है. वो तो स्पेशली क्यों उन्होंने करवाया वो? पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ सस्पेक्टेड डेथ्स के केस में होता है. ठीक है, जैसे कि अगर किसी की फैमिली में सडन डेथ हो गई जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो फैमिली वाले रिक्वेस्ट कर सकते हैं रियल कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए. बट अगर कुछ क्रिमिनल इंटेंट है तो पुलिस वाले मैंडेटरी करते हैं कि अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हो रही है. इवन सुसाइडल केस में भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है. सो यूजुअली नेचुरल डेथ के केस में नहीं होता है पोस्टमार्टम. हाँ. सो अब ये रिपोर्ट आ गई थी बट अनआइडेंटिफाइड मटेरियल था, तो पुलिस वालों ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि और कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं मिल रहा था उनको कि किसी और का इसमें कोई रोल हो सकता है. सो ये बात भी चली गई. इसके बाद जो नेक्स्ट डेथ होती है वो इन्हीं अंकल मैथ्यू की होती है, जिन्होंने बोला था कि पोस्टमार्टम करो. एज में थे, सेम पैटर्न कि अचानक से तबीयत खराब हुई, बेहोश हुए, हॉस्पिटल में हार्ट अटैक, नेचुरल कॉजेस. इनकी भी एक ग्रेव बना के उनको भी दफना दिया. इसके बाद जो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था. इस घर की सबसे छोटी फैमिली मेम्बर जो कि सिर्फ 2 साल की थी, एल्फाइन नाम था इसका. सो उसकी डेथ हो जाती है बट हार्ट अटैक से नहीं. वो पानी पी रही थी एंड सडनली चोक करती है एंड बिकॉज ऑफ चोकिंग उसकी डेथ हो जाती है. सब बहुत दुखी होते हैं. उनको ये लग ही रहा था कि कोई श्राप लग गया है घर में, कुछ नज़र लग गई है, इस वजह से एक करके एक डेथ हो रही है. अच्छा, जो ये अन्नम्मा और टॉम थॉमस था ना, इनका एक और बेटा था जो विदेश में रहता था, यूएस में पढ़ाई करने गया, वहीं सेटल हो गया. बट वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज था, हमेशा बात करता था. उसको भी बड़ा ऑड लग रहा था कि कैसे एक एक करके सबकी डेथ्स हो रही है. बट उसको लगा कि ठीक है, बहुत दूर था घर से, बट उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. फिर ये जब 2 ईयर ओल्ड बेबी की डेथ हुई, इसके बाद उसकी मदर, जो मैंने बताया था 2 बहुएं थी, सिली और जॉली. सो ये जो सिली है इसकी भी डेथ हो जाती है अनआइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस. सेम पैटर्न, अचानक से तबीयत खराब हुई, अटैक से ही मर रहे हैं, सब हार्ट अटैक से मर रहे हैं. अब यहाँ पे ना एक पैटर्न आप देख रहे हो, सेम पैटर्न, अचानक सडन डेथ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है. सो ये डेथ होने के बाद फिर फर्दर डेथ्स नहीं होती. तो सबको लगता है कि चलो ठीक है, अब कोई कर्स नहीं है, कोई एक ऐसा जीवन का हिस्सा था जिसमें ये सब होना लिखा था, हो गया, ठीक है. अब एक बहुत शॉकिंग चीज़ होती है इनकी फैमिली में कि ये जो जॉली थी, जो कि रॉय की वाइफ थी, इसने वापस से शादी करने का डिसाइड करा क्योंकि यंग थी, ब्यूटीफुल थी और वो एक प्रोफेसर थी एनआईटी में. सो उसने डिसाइड करा. फैमिली वाले सपोर्ट में थे, उनको लग रहा था ठीक है, अभी बहुत ज़िंदगी बची है, कर लो तुम वापस से शादी. बट सडनली फैमिली वाले अपोज हो गए क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहती थी वो फैमिली वालों को पसंद नहीं आ रहा था. अब ये शादी करना चाहती थी जो मैंने सिली बताया ना, उसका हस्बैंड साजू. सो वो उसके पति का कजन ब्रदर,
जो उसका हस्बैंड था, उसके कज़न ब्रदर से वो शादी करना चाहती थी, तो फैमिली वालों को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने अपोज करा, बट वो खुश थी और उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली। इतने में ये शादी अटेंड करने, वो जो यूएस रहता था भाई, वो आया, शादी अटेंड करी, फिर उसने प्रॉपर्टी की बात करी कि अब मम्मी पापा तो है नहीं, प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसको एक शॉकिंग बात पता चली, वो ये थी कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, काफ़ी रिच थे ये लोग, पूरी प्रॉपर्टी जॉली के नाम पे है। तो उसको लगा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सभी भाइयों में इक्वली डिवाइडेड थी। मैंने जो पहली विल देखी थी, जो पहले इनके जायदाद के पेपर्स थे, उसमें सब भाइयों पे डिवाइडेड थी। फिर उसने एक नई विल दिखाई जिसमें ये लिखा था कि पूरी प्रॉपर्टी जॉली के नाम है, और सबसे शॉकिंग बात कि उसके फादर के डेथ के 3 महीने पहले ये नई प्रॉपर्टी बनी है, नई प्रॉपर्टी के पेपर्स बने हैं। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जॉली का इसमें हाथ है, एंड फिर वो पुलिस के पास जाता है, केस रीओपन करवाता है, अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट करता है और स्ट्रिक्टली बोलता है कि वापस से केस रीओपन करो, वापस से एग्जामिनेशन करो। पुलिस जाती है, उन ग्रेव्स को खोदती है, सबकी लाशें बाहर निकालती हैं, री पोस्टमार्टम होता है। जब री पोस्टमार्टम होता है प्रॉपरली, फोरेंसिक गाइडेंस में, फोरेंसिक टीम, एम्बुलेंस, पुलिस वाले सब होते हैं, इसके बाद ये शॉकिंग न्यूज़ आती है कि हर एक मेंबर की डेथ पॉइजन से हुई है, वो भी साइनाइड पॉइजनिंग। और ये इतने सालों में सिर्फ जॉली कर रही थी, सबको जो भी उसका टारगेट होता था उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो देते रहती थी। अब ये जो साइनाइड है ना, ये ज्वेलरी क्लीनिंग करने में यूज़ होता है। सो उसने अरेंज करा, वो ज्वेलरी क्लीनिंग जो करते हैं उनसे पैसे देके, एंड धीरे धीरे करके एक एक करके अपनी पूरी फैमिली वालों को वो मारती है। और वो भी मिला हुआ था जो कजन भाई? नहीं, वो उसको कोई नहीं पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब कर रही है। उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी 2 ईयर ओल्ड डॉटर, उसकी वाइफ को भी इसने साइनाइड देके मार दिया। सो फिर पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने क्यों किया ऐसा? सो उसने बोला कि पावर के लिए एंड प्रॉपर्टी के लिए। सो जो भी उसका टारगेट होता, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी उसकी सास, उसको रास्ते से हटाया। ये शिफ्ट हो गया उसके ससुर पे, सो उसने उसको पॉइजन कर दिया। फिर उसके पति को शक होने लग गया कि यही ही खाना बना के दे रही है, यही कुछ डाल रही है, तो उसने अपने पति को भी मार दिया। अंकल मैथ्यू, जिन्होंने बोला पोस्टमार्टम होगा, उसको मार दिया। फिर इसका मन था अपने पति के कज़न ब्रदर से शादी करने के लिए, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी मार दिया। एंड देन ये इतना शॉकिंग केस निकल के आया। बाप रे। इसी वजह से फोरेंसिक एग्जामिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको रियल कॉज ऑफ डेथ बताता है। फोरेंसिक इतनी ज़्यादा एडवांस है कि जो वो डिकम्पोज बॉडी थी उनकी भी कॉज ऑफ डेथ पता लगा लिया था कि वो पॉइजनस था। एग्जैक्टली, बोन्स से हमें पता लग जाता है कि बोन्स की हेल्प से उसमें ट्रेसेस होते हैं पॉइजन के। सो टाइप ऑफ पॉइजन ये पता लगता है, और अमाउंट भी, कि स्मॉल अमाउंट में एक लंबे टाइम तक वो दे रही थी। क्रेजी यार, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और ये कितना पुराना केस है? ये है 2002 से लेकर 2016, 2017 में सबको पता चल गया इसके बारे में। और उसे पता है चला कि साइनाइड से ही पिला के मतलब वो हाँ, फोरेंसिक एग्जामिनेशन में कंफर्म हो गया था कि साइनाइड नहीं, मतलब वो जो जैसे वो साइनाइड पिला रही थी, पॉइजन दे रही थी, तो वो उसको उसके बारे में कैसे पता चला जॉली को? उसने सर्च करा था, उसने गूगल से सर्च करा, आइडेंटिफाई करा, प्रीवियस जो साइनाइड मर्डर्स हुए थे उसके बारे में उसने पढ़ा, तो उसको ये पता था कि ये ऐसा पॉइजन है कि कोई एस्केप नहीं है। अगर उसने ये पॉइजन यूज़ करा तो डेथ तो पक्की है। अच्छा, और जैसे ये इतने हजार्डस जो केमिकल्स होते हैं, तो इनकी परचेज और सेल्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये किसी को भी नहीं मिल सकता। ये जो भी पॉइजनस मटेरियल है, इवन एसिड भी, ये प्रोहिबिटेड होते हैं। बट आपको पता है कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं जिसका फ़ायदा ये क्रिमिनल्स उठाते हैं। बट अगर किसी को लेजिटिमेट तरीके से खरीदना है तो नहीं मिलेगा, या ये चीज़ें फ्लैग हो जाती है कि किसी पर्सन ने लेजिटिमेट तरीके से नहीं मिल सकता, बट अगर आपका कोई पर्पस है, जैसे कि मैंने बताया ज्वेलरी क्लीन करने में, तो जो ज्वेलरी बनाते हैं, क्लीन करते हैं, उनके पास होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से वो प्रोक्योर कर पाते हैं, वरना ऐसे नहीं मिल सकता। ओके। तो ज्वेलरी वाले जानने वाले थे इसके, तो तभी जुगाड़ कर। हाँ, उसने ऐसे जानने वाले नहीं थे, बट हाँ पैसे देके, ज़्यादा पैसे दिए एंड काम हो गया। वैसे सही बात है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो लूप होल छोड़ता ही है ना, चाहे कोई कितना भी परफेक्शनिस्ट हो। यस, इसी वजह से हम एक फ्रेज बोलते हैं कि कोई परफेक्ट क्राइम नहीं है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्राइम व्हेन फोरेंसिक इज वाचिंग। और अगर हम इंडिया और बाहर के, जैसे हमने क्राइम्स कंपेयर करें, अगर हम इंडिया और बाहर के फोरेंसिक्स को कंपेयर करें, तो वो लोग ज़्यादा एडवांस है हमसे, या अभी इक्वल चल रहा है टेक्नोलॉजी वाइज और चीज़ें? ऑफ कोर्स वो लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं, क्योंकि हमारे अभी देश में फोरेंसिक डेवलप हो रहा है, उनके पास डेवलप्ड है, वो उस प्लेस पे हैं कि एवरीथिंग इज़
देर सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी उनके पास पहले आई है और है। हम अभी वो डेवलप कर रहे हैं, मैन पावर जनरेट कर रहे हैं, स्किल्ड पर्सन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू यूनिवर्सिटीज़, लैब्स। तो थोड़ा टाइम है अभी उनको कैच करने में, बट हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो फोरेंसिक होल्ड है इंडिया में अभी, इट्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग। और जैसे आप पढ़ाते हो तो जो पढ़ाई का लेवल है, वो करिकुलम वगैरह, वो सब भी बाहर से इंस्पायर्ड है या इंडिया का अपना खुद का है, या वो स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा वर्ल्ड वाइड? सो स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसा बाहर पढ़ते हैं वैसा ही करिकुलम यहाँ का भी है। सो वही लैब्स में प्रैक्टिकल्स करना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, सब कुछ काइंड ऑफ इक्वल है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स करके पीएचडी करने भी बाहर चले जाते हैं, एंड वो बहुत वेलकम करते हैं क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एजुकेशनल फ्रंट पे उतने ही स्ट्रॉन्ग है। और एआई भी हेल्प कर रहा है फॉरेंसिक में कुछ, जैसे एआई में इतनी डेवलपमेंट आ रही है तो वो कैसे यूज होता है? सो एआई हेल्प कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है फेस रीजेनरेशन, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि अगर स्कल मिल गया तो सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। पहले ये क्ले से किया जाता था कि अगर स्कल मिला है तो ये फेस कैसा दिखता होगा, अच्छा, इसका फेस कैसा होगा। सो उस स्कल के ऊपर फेस बनाना पहले क्ले से होती थी, बट जैसे जैसे डिजिटल डिवाइसेस आ गए फिर डिजिटली करने लगे। अब हम एआई से जनरेट करते हैं और एआई से इतना परफेक्टली जनरेट होता है कि एग्जैक्टली वो पर्सन कैसा दिखता होगा, जो स्कल आपको मिला है वो वैसा जनरेट करके देता है। तो क्राइम सॉल्व करने में, इमेज जनरेशन में, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में एआई बहुत हेल्प कर रहा है। और कोई नेक्स्ट केस आप डिस्कस करना चाहो? सो बहुत सारे केसेस अनसॉल्व भी है, जैसे कि हमने बात करी थी कि हर एक केस सॉल्व हो सकता है अगर प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए एंड फोरेंसिक टेक्निक्स की यूज़ किया जाए। हर एक एग्जाम में फोरेंसिक टेक्निक्स की हेल्प ली जाए। सो अनसॉल्व केसेस तो बहुत है। एक ऐसा केस मैं बताती हूँ जो कि सॉल्व होने के बाद भी अनसॉल्व रह गया। अच्छा, ठीक है। तो कोलकाता का केस है, 1990 का केस है, हेतल पारेख। सो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, 10th क्लास में पढ़ती थी, फैमिली बहुत रिच थी एंड वो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड उसकी जो मदर थी बहुत धार्मिक थी, वो डेली मंदिर जाती थी। एक उसका भाई था जो कॉलेज में था, उसके पापा का बिजनेस था। सो वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते थे और एक दिन अगेन डेली की तरह उसकी मम्मी पूजा करने जाती है। सो वो एग्ज़ाम दे के आई होती है, बहुत एक्साइटेड, जैसे हम एग्ज़ाम दे के आते हैं बचपन में, हम हमारी मदर्स को बताते थे ऐसा बनाया ये क्या। वो बहुत खुश थे, अपनी मदर को बता रही होती है। तो फिर वो कहती है हाँ चलो बढ़िया, तुम खाना खाओ, मैं मंदिर से आती हूँ। एंड अपनी सेम टाइमिंग पे वो मंदिर चली जाती है। जब वो मंदिर से वापस आती है, वो गेट नॉक करती है, हेतल हेतल, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब फिर वो परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, क्यों नहीं रिस्पॉन्स करी। तो फिर वो थोड़ा और फोर्स करती है कि हेतल गेट खोलो, गेट खोलो। फिर तब भी गेट नहीं खुलता तो वो गार्ड को बुला के लाती है। आसपास के घर वाले बाहर आ जाते हैं कि गेट नहीं खुल रहा। फिर गेट तोड़ा जाता है। उसकी माँ इतनी परेशान हो जाती है, वो भाग के अंदर जाती है हेतल के रूम में। हेतल की बॉडी लाइफलेस, बिना कपड़ों के, ब्लड ऑल अराउंड, और बहुत ही बुरा सा क्राइम सीन है। उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं, वो पागल हो जाती है कि उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बेटी की बॉडी को खींच के हॉल तक ले आती है एंड वो उसको उठाने की कोशिश करती है, बट फिर वो नहीं उठ रही, अनरिस्पॉन्सिव, लाइफलेस। तो उनके ही अपार्टमेंट में उनके ही बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में एक डॉक्टर रहते थे। सो उनको बुलाते हैं कि प्लीज़ आओ हेल्प करो। तो वो चेक करके बताते हैं कि हेतल अब जिंदा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके पापा को कॉल करते हैं, भाई को कॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा। डिस्कवर करा, बॉडी डिस्कवर करी, आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर सारे क्राइम सीन पे गैदर हो गए, जस्ट लाइक आरुषि हेमराज मर्डर केस। सो इस वजह से बहुत प्राइमरी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए। फिर 3 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस आई, उन्होंने क्राइम सीन सीज करा, एविडेंसेस कलेक्ट करे। एविडेंसेस में सबसे प्राइम एविडेंस था जो हेतल की बॉडी में सीमेन सैंपल मिला था, वो कलेक्ट किए गए। एक छोटा सा बटन मिला, शर्ट का बटन, पिंक कलर का। इसके साथ एक टूटी हुई चेन मिली। इसके अलावा घर में कोई सामान इधर उधर नहीं था, कोई वैल्यूएबल चीज़ गायब नहीं थी, सारी चीज़ें अपने पास थी। उनके घर में गोल्ड भी था क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप ओनर थे। सो कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, बट एक छोटी सी चेन भी क्राइम सीन पे मिलती है। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी जाती है एंड अब ये सोचा जाता है कि एग्जैक्टली कैसे हुआ, और गेट अंदर से बंद था। सो अब हम सब ये सोचने लग गए कि एग्जैक्टली ये क्या हो गया। एंड जो उसकी मदर थी वो पुलिस वालों को बताती है कि इस बिल्डिंग का जो गार्ड है वो मेरी बेटी को परेशान करता था।
वो बार बार उसको छेड़ता था, बोलता था मूवी देखने चलो, बोलता था घूमने चलो, और वो बहुत छोटी थी, 10th क्लास में ही थी। सो वो हमेशा अपनी मम्मी को आके बताती थी कि वो ऐसे बोल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। सो उनके घर वालों ने रिटन कंप्लेंट डाली कि ये जो गार्ड है हमारी बेटी को छेड़ रहा है। सो जिस कंपनी के थ्रू वो गार्ड वहाँ पे अपॉइंट हुआ था, उस कंपनी वालों ने उसको बहुत डांटा और किसी दूसरी बिल्डिंग में जाके गार्ड की नौकरी लगवा दी, और यहाँ पे नया गार्ड आ गया। सो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तब वो गार्ड बदला जा चुका था। मतलब ये सारा जो उसको इंसल्ट करना, वहाँ से भगाना, ये सब हो चुका था। तो हेतल की माँ को ये कंफर्म था कि उसने ही करा है, उसने हमारी बेटी से बदला लिया है। वो हमारी बेटी को छेड़ता भी था। उसका नाम था धनंजय, उस गार्ड का नाम। सो धनंजय चैटर्जी। सो उसको पुलिस पकड़ती है। जैसे ही पकड़ती है वो बोलता है मैंने कुछ नहीं करा, मैं भले ही उसको परेशान करता था बट मैंने क्राइम नहीं करा है। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन ये धनंजय उस बिल्डिंग में आया था, और वो गार्ड को ये बोल के गया था कि वो उनके घर ही जा रहा है सॉरी बोलने के लिए, और उनको कन्विंस करेगा कि वो अपनी जो जिस कंपनी के थ्रू गार्ड लगा है उनको वो बोले कि उस पर इतना हार्ड ना हो या फिर उसको इंसल्ट ना करे। सो ये बोल के वो चला गया। तो ये उसकी मम्मी को भी पता था कि वो कहीं ना कहीं आया था घर पे, और जो लिफ्टमैन था वो भी बोला कि हाँ मैंने देखा था इसको। सो सारा शक ये प्राइमरी और सिर्फ इकलौता सस्पेक्ट था। तो पुलिस उसको पकड़ती है। वो हमेशा बोलता रहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, बट फिर भी पुलिस उसको पकड़ती है, तलाशी लेती है। तो उसका एक शर्ट मिलता है जिसका एक बटन रिप्लेस था। रिमेंबर मैंने बताया था क्राइम सीन से एक पिंक बटन मिलता है, तो वो रिप्लेस किया गया था। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि यही है, इसने ही क्राइम करा, इसने ही मर्डर करा, रेप करा, और ये फिर भाग गया। और वो जब वो भागा ना तो उसको ये मालूम था कि मेरे पीछे पुलिस है, तो अपनी सैलरी लेने भी नहीं गया। और उस समय 5 दिन की 4 दिन की सैलरी ये गार्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी। सो पुलिस को कंफर्म था, उन्होंने और कोई टेस्ट नहीं करे, उसको जेल में डाला। और उस समय का ये इतना बड़ा केस था, लोग इतने दुखी थे, इतने गुस्से में थे कि सबको था कि अब इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 1990 का केस है, 1991 में उसको फांसी की सज़ा हो जाती है लोअर कोर्ट से, फिर हायर कोर्ट में जाती है ये जो दलील है, एंड वहाँ पे भी फांसी ही रहती है, क्योंकि उस समय का इतना बड़ा केस था, हिला देने वाला केस था, तो फांसी ही कंटिन्यू रहती है। बट उसकी फांसी में स्टे लग जाता है, मर्सी पिटीशन, ये सारी चीज़ें उसने अप्लाई करी होती है। फिर 2004 में उसको फांसी दे दी जाती है। उस समय APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने उसका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया कि इतने हीनेस क्राइम के लिए, जो 10th क्लास की बच्ची के साथ उसने ऐसा करा, तो फांसी की सज़ा बनती है। फांसी उसे दे दी गई। वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक बोलता रहा कि मैंने कोई क्राइम नहीं करा है, मैंने नहीं करा, और उसको फांसी दे दी गई। और वो फिर मर गया। अब 2015 में कोई इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने इस केस को स्टडी करने का सोचा, और उसमें उन्होंने बहुत लूप होल्स देखे, जैसे कि टाइमिंग्स, कि जब वो आया तो वो अगर क्राइम करने आ रहा है, बदला लेने आ रहा है, तो वो गार्ड को ये क्यों बोल के जाएगा कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। और इसके अलावा सीमेंट टेस्टिंग नहीं हुई थी उसमें? सीमेंट टेस्टिंग, ये सबसे बड़ा लूप होल था। उसमें आराम से DNA एग्जामिनेशन किया जा सकता था, DNA निकाला भी गया, पर वो कभी भी धनंजय से मैच नहीं कराया गया। पुलिस वालों ने ये सोच लिया कि इसने ही क्राइम करा है, और वो इतने इन्वॉल्व हो गए इसमें कि उन्होंने DNA टेस्टिंग, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में DNA टेस्टिंग नहीं हो रही थी। 1990s में इंडिया में DNA टेस्टिंग होने लगी थी, काफ़ी रेयर थी पर हो सकती थी, और इतने बड़े केस में ऑफकोर्स होनी चाहिए थी, बट कोई DNA टेस्टिंग नहीं होती। बटन के मिलने से उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया और उसको फांसी की सज़ा दे दी। फिर बहुत इसमें बहुत बातें हुई कि गलत आदमी को फांसी दे दी, हो सकता है। निकाले थे उन्होंने। ये लूप होल था कि जो हेतल थी उसके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड था। सो जो 30 मिनट्स का विंडो था, बेसिकली उसकी मम्मी जब पूजा करने गई थी और वापस आई तो 30 मिनट्स का गैप था। सो 30 मिनट्स में कोई आया, उसने उसका मर्डर करा और वो भाग गया, कैसे पॉसिबल है? प्लस अगर उसके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड था तो उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया होगा। सो लेट्स से 10 मिनट्स उसके खाना खाने में भी लग गया। सो 15 मिनट्स में कोई ऐसा क्राइम कैसे कर सकता है कि कोई बाहर से आया, उसके घर आया, उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, रेप, मर्डर, और फिर उसके बाद भागा। सो ये टाइमलाइंस मैच नहीं हुई। इसके अलावा ये पता लगा कि उसी घर के बाजू वाले घर में एक हाउस हेल्प था और वो उस क्राइम के दिन से ही गायब था। पुलिस ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली कि ये भी अनआइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस में गायब हो गया है, वो भी हो सकता है। ये सिर्फ एक टेस्टिंग की वजह से ना ये कंक्लूड कर देते कि धनंजय ने ही क्राइम करा है, या फिर जो और एक मिसिंग पर्सन है वो था, वो भी पॉसिबल क्रिमिनल हो सकता है। घर बिल्कुल सटा हुआ था, हो सकता है किसी काम से वो आया हो, उसका मूड बदल गया हो, और उसने, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल है, वो पास में था, 15 मिनट्स में वो कर सकता था। एंड फिर
पर ये अनकंक्लूसिव ही रह गया, उस पर्सन का कभी पता ही नहीं चला। इतने साल बीत गए, 1990 से लेकर 2015 आ गया, बट वो पर्सन कहाँ गया, कौन था, किसी को नहीं पता चला। और आज भी ये क्वेश्चन ही है कि जिसको हमने फांसी दे दी, क्या उसने ही ये रेप और मर्डर करा था। सो ये सॉल्व होने के बाद भी अनसॉल्व ही रह गया। पर ये वैसे लॉयर को भी डिमांड करनी चाहिए थी, जो डिफेंस का लॉयर था, कि डीएनए टेस्ट तो कर लो कम से कम। सो यही लूप होल रह गया, उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो ऐसा केस था कि कहीं ना कहीं बायस हो गए थे कि उनको भी लग रहा था क्राइम इसी ने ही करा है। सो जब एविडेंसेस मिले, उन्होंने भी गिव अप कर दिया, और डीएनए टेस्टिंग ने भी। सो डीएनए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये एक ऐसा एविडेंस है, ये मिल जाए तो कोई और एविडेंस के। पर वही है, जैसे बटन मिला था और उसके पास भी शर्ट थी जिसमें बटन कोई और ही लगा। हाँ, ये एग्जामिनेशन ये हुआ कि वो सेम बटन नहीं था, उसकी भी फॉरेंसिक टेस्टिंग नहीं हुई ना। अगर फॉरेंसिक टेस्टिंग हो जाती तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो अदर बटन्स हैं और ये जो बटन है क्या वो सेम है। सो बहुत फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ही यहाँ पे लूप होल्स बच गए कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, डीएनए एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से पॉसिबली धनंजय ने ये क्राइम नहीं करा था। बस उसकी बैड टाइमिंग्स थी एंड बुरी किस्मत थी। तो बेसिकली फोरेंसिक तो मेन एसेंस होना चाहिए किसी भी क्राइम सीन का, जितना स्ट्रांग होगा। फिर पुलिस का काम तो क्रिमिनल को ढूंढने का ज़्यादा है। एग्जैक्टली। पर फोरेंसिक्स मेजरली चीज़ें पकड़ने का काम, और यही इंडिया में लैक कर रहा था अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस पे काफ़ी ध्यान जा चुका है गवर्नमेंट का। न्यू लैब्स बन रहे हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, इवन स्टूडेंट्स भी बहुत एनकरेज्ड हैं फॉरेंसिक ज्वाइन करने के लिए। एंड थोड़े ही टाइम के बाद मैन पावर बढ़ेगी। अभी जो हमारा रीसेंट बजट रिलीज़ हुआ है उसमें 1500 करोड़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलोकेट किया गया है। तो होपफुली फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। और ये जो डीएनए की इंपॉर्टेंस मैं बता रही थी, एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग केस रिसेंटली हुआ है मुंबई में। एक डेफ और म्यूट गर्ल है, 20 ईयर्स ओल्ड। सो सडनली वो अपनी ग्रैंड माँ को इशारे करके बता रही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में इंसेक्ट्स चल रहे हैं। सो वो कोशिश कर रही है, क्योंकि म्यूट है, डम है, बहुत मुश्किल है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, एंड हॉस्पिटल में ये पता लगता है शी इज़ 5 to 6 months प्रेगनेंट, 20 year old गर्ल। सो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है, जो हॉस्पिटल टीम होती है, नर्सेस, डॉक्टर्स, पुलिस आती है। एंड उससे कम्युनिकेट कर पाना इतना मुश्किल था ऑफ कोर्स, क्योंकि डिसेबिलिटी थी, बट फिर भी उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। एंड जो उसके वूम में बेबी था उससे डीएनए लिया गया, एंड 17 सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स के डीएनए सैम्पल्स लिए गए और सबसे मैच करे गए। एंड इतना शॉकिंग इसका रिजल्ट रहा, जो अनबिलीवेबल है एंड हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। वो डीएनए मैच उसके बायोलॉजिकल फादर से हुआ। सो इतनी बुरी कंडीशन है कि फोरेंसिक्स की ज़रूरत, फोरेंसिक स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें क्राइम्स नहीं हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन फोरेंसिक्स एंड आवर क्रिमिनल जस्टिस। क्रेजी यार, ये तो बहुत ही अलग अलग लेवल की चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लग रहा है जितना फोरेंसिक स्ट्रांग होता रहेगा, ये क्रिमिनल्स भी कोई ना कोई तरीका ढूंढते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ टेस्ट करने का फोरेंसिक्स को भी। हाँ, बट हाँ ऑफ कोर्स वो कोशिश करते रहेंगे, और अभी वो हो भी रहा है। हर एवरी अदर केस इज़ यूनिक इट्स एन ओन वे। सो जब आप देखोगे हर एक बड़ा यूनिक है, अलग है, बट फोरेंसिक्स उसको क्रैक कर लेता है, क्योंकि फोरेंसिक्स का काम ही यही है कि इन छोटी छोटी डिटेल्स को कैप्चर करना और रिवील करना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो जैसे फोरेंसिक्स बढ़ेगा, कन्विक्शन रेट्स भी बढ़ेंगे। ऑसम मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके फिर से। और जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो अपना ज़रा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दो। अगर आपको फोरेंसिक्स की फील्ड में ये पॉडकास्ट सुनने के बाद किसी भी तरीके का इंटरेस्ट आया और आप और जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसके बारे में, तो मैम का जो चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। ये पढ़ाते हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं, और इसमें क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, बेस्ट गाइड आपको कर सकते हैं ये। तो आप इनके चैनल को जाके ज़रूर फॉलो करिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस? यस, सो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जो स्टूडेंट नहीं है, फोरेंसिक्स में इंटरेस्टेड है, तो येस काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सारे स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलूँगी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड येस, विथ माई 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन गाइड यू कम्प्लीटली। सो येस, कम जॉइन फोरेंसिक्स। ऑल राइट गाइस, इसी नोट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।